अब यहाँ पर हम देखते हैं एबनॉर्मल आउटपुट को। अगर फर्ज करें कि T3 T4 की सिक्रीशन नॉर्मल से हाई हो जाए, यानी हाई कंडीशन हो तो हाइपरथायराइडिज्म और लो कंडीशन हो तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। हाइपरथायराइडिज्म इज आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। इसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी इसे कहा जाता है। अच्छा, जब ग्रेव डिजीज किसी को हो जाती है तो इस ग्रेव डिजीज की सिम्टम्स क्या होती हैं, मतलब क्या उसके निशान जाहिर हो गए। अब चूंकि इस कंडीशन में होता यह है कि हार्मोन जो है नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एबनॉर्मली हाई हो जाता है। इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इनटॉलरेंस टू हीट हो जाती है। इनटॉलरेंस टू हीट हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा उसको गर्मी लगेगी। और जब इनटॉलरेंस टू हीट हो जाती है तो इसकी वजह से प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, शदीद पसीना आना शुरू हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स को। ठीक है, तो कंडीशन काफी वर्स होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की वजह से इसमें। और फिर जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है तो फिर बॉडी के जितने भी एनर्जी रिजर्व है वो कंज्यूम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो वेट भी लॉस करना शुरू कर देगा, वेट लॉस शुरू हो जाएगा उसमें। तो ये भी प्रॉब्लम एकदम से इसमें स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, पेशेंट्स में इरिटेबिलिटी आ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर रहता है, चिड़चिड़ापन। ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाती है और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन रहती है। फिर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में एक और प्रॉब्लम सामने आती है, और वो क्या, एक्सोफ्थेल्मिया हो जाता है इनको। एक्सोफ्थेल्मिया, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ऑप्थेल्मिया या ऑप्थेल्मो का टर्म यूज करती है आईज के लिए। और एक्सोफ्थेल्मिया की जो कंडीशन है वो क्या होती है, वो होती है ये प्रोस्टिट्यूशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल इस तरह बाहर की जाने निकल आती है एकदम से, काफी ज्यादा भी निकल आ सकती है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, ये एक्सोफ्थेल्मिया की कंडीशन कहलाती है। ठीक हो गया, तो ये भी मामला हो जाता है पेशेंट के साथ। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर, ये तो हाइपरथायराइडिज्म, अब अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी को हो जाता है, ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म के भी दो केस बनते हैं। एक केस बनता है अडल्ट्स में, एक बनता है चिल्ड्रन, बच्चों में। अडल्ट्स में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा। बच्चों में हो जाए तो क्रिटिनिज्म। मैक्सिडिमा एंड क्रिटिनिज्म, ये दो प्रॉब्लम होती हैं। मैक्सिडिमा में चूंकि अडल्ट्स में होता है तो वो सारी जो कंडीशन अभी आपने पढ़ी हैं ग्रेव्स डिजीज के अंदर, उनको आप अपोजिट कर दें। ठीक है, उनको आप उल्टा कर दें, सारी की सारी कंडीशंस को। कैसे इनको उल्टा कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें आपने पढ़ा ना इंटॉलरेंस टू को हीट थी, इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इशू इसके अंदर ये वाला हो जाता है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट जो होता है उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। उसमें वेट लॉस हुआ था, इसमें वेट गेन। वेट गेन इसलिए हो रहा है कि उसके एनर्जी रिजर्व खर्च ही नहीं हो रहे इतने ज्यादा, तो वो तो जाहिर सी बात है वो डिपॉजिट करते जाएंगे अंदर ही। ठीक है, तो वेट इसमें होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर रहता है ऐसे पेशेंट्स में, लो ब्लड प्रेशर, ये भी ऐसे ही पेशेंट की एक सिम्टम होती है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अगर ये चीज चलती रहे तो फिर ऐसे पेशेंट्स लेथार्जिक, यानी लेथार्जी हो जाती है उसमें, उनमें नकाहत होती है,
बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, फटीग उनको फील होती है और ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर सकते वो, और इसके अलावा उनको एंड ऑफ थैलिया भी हो जाता है। एंड ऑफ थैलेमिया भी इनको हो जाता है। एक्सोथेलिया में प्रोस्टिट्यूशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बाहर की जानिब निकल आती है। एंडोथेलिया में आईबॉल अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इनमें हो जाती हैं आमतौर पे। फिर इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे यही प्रॉब्लम बच्चों में हो जाए तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर क्रिटिनिज्म की प्रॉब्लम हो रही है किसी बच्चे में, तो सबसे पहला जो उस पर असर पड़ता है उसमें लो मेटाबॉलिज्म होगा और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। बच्चे जो होते हैं ना मेंटली क्या हो जाते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं। मतलब दिमागी तौर पे वो ब्रेन उनका मुकम्मल तौर पे डेवलप कर नहीं पाता, इसलिए मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। पागलपन का एक कंडीशन हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, इनमें फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाती, या यूं कह लें कि ग्रोथ स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ होती है इसमें। स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ होती है बिल्कुल, वो आगे नहीं बढ़ते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ फिर उनमें और जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हाइट भी नहीं बढ़ती है, कोर्स फेशियल फीचर होना शुरू हो जाते हैं उनके। कोर्स फेशियल फीचर्स। ठीक है, और दोनों कंडीशन में चाहे मैक्सिडिमा हो या क्रिटिनिज्म हो, इन दोनों कंडीशन में एक चीज तो लाजमी तौर पे होती है और वो चीज हो जाती है ग्वाइटर। ग्वाइटर आपने देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड जो होता है सूज के बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत सारे शायद आपने केस देखे भी हो ऐसे कि थायराइड ग्लैंड सूज के बड़ा हो जाए, जिसके अंदर ये नीचे गर्दन के नीचे से बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है इसमें। तो ये भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये इन बीमारियों में होने वाली सिम्टम है। एंट्री टेस्ट के एतबार से चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि एंट्री टेस्ट में कोई भी सिम्टम पूछ के आपसे कोई बीमारी पूछी जा सकती है, या सवाल में कोई बीमारी बताकर उसकी सिम्टम लिखी होंगी मल्टीपल, ये बताया पूछा जाएगा कि कौन सी सिम्टम इस बीमारी की है। ये बिल्कुल क्लियरली आपके सामने लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एबनॉर्मल आउटपुट ऑफ थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं। हाई हो तो हाइपरथायराइडिज्म, लो हो तो हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है उसको ग्रेव डिजीज कहा जाता है और उसकी सिम्टम सारी तरतीब से लिखी हुई है। फिर हाइपोथायराइडिज्म अगर अडल्ट में हो तो उसको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन में हो तो उसको क्या कहते हैं, और फिर उनकी सिम्टम भी तरतीब से लिखी हुई है। आप इनको इसी तरतीब से देखेंगे, इसी तरतीब से पढ़ेंगे तो फिर यकीनी तौर पर चीज आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा जो हार्मोन था वो था कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, अब नाम से समझ गए कैल्सी का जिक्र आया तो मतलब इसमें कैल्शियम का कहीं ना कुछ लेना देना लाजमी तौर पे होगा। इस हार्मोन को सेपरेटली हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका ना मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना है, ना एनर्जी प्रोड्यूस करने से, ना मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट से, किसी भी तरीके से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हार्मोन है। अच्छा, इस हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन है वो है कैल्शियम की रेगुलेशन। इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। आप आसान जबान में यूं भी कह सकते हैं कि ये कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करवाता है विद पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, उसके साथ मिलकर ये करता है रेगुलेशन काम। अब हमारे ब्लड में जो नॉर्मल एक कैल्शियम का लेवल है, अगर कैल्शियम उससे बढ़ जाए, अब नॉर्मल लेवल मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 8.5 से लेकर 10.2 mg पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल एक कैल्शियम का लेवल है हमारे ब्लड के अंदर। अब फर्ज करें कि कैल्शियम इसी मिकदार में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है और ये नॉर्मल लेवल है। आप ऐसा खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कैल्शियम शामिल होती है, कैल्शियम बॉडी के अंदर जाती है, जिससे क्या होता है कैल्शियम का लेवल आहिस्ता आहिस्ता रेज होना शुरू हो जाता है। बढ़ गया, जैसे ही कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, दिस इज स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, मतलब इसका अल्टीमेटली इसका फंक्शन क्या होता है, कैल्सिटोनिन इंक्रीज अपटेक ऑफ कैल्शियम
इन बोन्स। बोन्स के अंदर कैल्शियम के अपटेक को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कैल्शियम सारी बोन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होते 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 फाइनली बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा कैल्सिटोनिन तभी रिलीज होगा, तभी काम करेगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा।